दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं अपने किफन जीएफ के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए प्रमोद चंद्र मोदी, बी जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, सी कुलदीप सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। किनकी जगह चुने गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी जी की जगह। किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। ये क्या करती है? आयकर संबंधित नियम बनाती है या स्थापित करती है सीबीडीटी। तो अगले और कुछ एजेंसियां हैं उनके महानिदेशकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो प्रमुख एजेंसियां हैं दोस्तों हमारी वो कुछ इस प्रकार से हैं। CIFF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और अगला जो बात करें CRPF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं कुलदीप सिंह। अगला बात करें कि BFF इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं राकेश अस्थाना। अगला जो बात करें वो है FFB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सेना बल, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं राजेश चंद्रा। अगला जो बात करें, जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है IB, मोस्ट इम्पॉर्टेंट IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके जो महानिदेशक हैं दोस्तों वो हैं अरविंद कुमार। अगला जो बात करें हमारा, अगला जो एजेंसी है रॉ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म है रॉ का, और ये विदेशों के लिए काम करती है, विदेशी एजेंसियों के तौर पर काम करती है। और अपने भारत की ये एजेंसी है विदेशी के लिए, विदेशों में जाकर के जांच करती है ये। और इसके जो DG हैं या सचिव हैं वो हैं सामंत गोयल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सामंत गोयल। अगला जो हमारी एजेंसी है दोस्तों वो है CBI, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके हाल ही में जो DG बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, और ये हाल ही में CIFF के भी DG हैं। अगला जो बात करें, जो अगला एजेंसी है वो है ITBP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं FF देसवाल। अगला जो बात करें वो है NFG, और NF में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। तो NFG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं MA गणपति, और NFA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और जो वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो हैं अजीत डोभाल। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ भारत की एजेंसियां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, इनके महानिदेशकों के बारे में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है सेकंड नंबर का, हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया है? A ICICI बैंक,
बी HDFC बैंक, सी शिवाजीराव भोसले बैंक, या डी जन स्मॉल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पूंजी और कमाई की संभावनाएं इस पर नहीं थी और RBI 1949 अधिनियम के तहत एक्ट के तहत इसको लाइसेंस रद्द कर दिया गया है इसका। अगला जो बात करें, कुछ जो बैंक है ICICI बैंक, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बड़ौदा गुजरात, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1994 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसके जो सीईओ वो हैं संदीप बख्शी। अगला जो बात करें, अगला जो बैंक है वो है HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1994 में इसकी भी स्थापना की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अतनु चक्रवर्ती, और इसके जो सीईओ हैं वो धर जगदीशन हैं। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो अजय कानवाल इसके सीईओ हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। 2006 में ये कंपनी थी, और हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ही आई चूज माई नंबर, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि खाता खुलाता है चालू खाता, तो वो अपने मनपसंद खाता चुन सकता है अपने मनपसंद का, और ये फीचर किसने लॉन्च किया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर। अगला जो है क्वेश्चन 3rd नंबर का, हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए राजनाथ सिंह, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी अमित शाह, या डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो महानिदेशक वो हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस, और ये कहाँ से हैं? इथोपिया से हैं, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। और बात करें WHO के बारे में, तो हाल ही में WHO के जो 74वीं बैठक है आभासी तरीके से, वो कहाँ की गई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई है। अगला जो बात करें, कुछ यहाँ पर ऑप्शन में लिखे हैं राजनाथ सिंह, तो ये वर्तमान में जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? लखनऊ से हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो HDI मिनिस्टर पहले थे, लेकिन हाल में HDI मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, और लोकसभा हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। अमित शाह की बात करें तो हाल ही में जो अमित शाह जी हैं वो हैं वर्तमान में केंद्रीय होम मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं, और ये इनकी जो संवैधानिक क्षेत्र है वो है गांधीनगर गुजरात। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों हमारा जो सेशन होता है करंट अफेयर्स का वो 3 टाइप्स से होता है, 3 टाइप्स से मैं बता देना चाहता हूँ। पहला तो हमारा होता है डीपली सेशन करंट अफेयर्स का, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन का डीपली अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है आपके लिए प्रैक्टिस होता है इन्हीं क्वेश्चनों का, कि आपका जो माइंड है वो अच्छे से फिट कर ले इन क्वेश्चन को। तो दूसरा जो हमारा होता है वो प्रैक्टिस सेट होता है, और तीसरा जो होता है करंट अफेयर्स का ही वो डे ऑफ द वन क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब कि एक दिन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसकी 90% आने की संभावना होती है, वो क्वेश्चन का हर दिन एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगला जो हमारा है क्वेश्चन, हाल ही में 43वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है?
ए अनुराग ठाकुर, बी निर्मला सीतारमन और सी टीवी सोमनाथन या डी अजय भूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन जी को जीएसटी 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है आभासी तरीके से। अगला जो बात करें जीएसटी की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और यह एक क्या होता है अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। इसमें 5 स्लैब होते हैं, 5 स्लैब होते हैं। पहला क्या होता है 0% होता है एक का स्लैब, एक का कितना होता है 5% होता है, एक का 12% होता है और एक का सबसे ज़्यादा जो जीएसटी का परसेंटेज होता है वो 28% का होता है। 0 स्लैब किस में लगता है पेट्रोलियम उत्पादों पर 0% का स्लैब होता है जीएसटी का। अगला जो बात करें जीएसटी के बारे में ही तो जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और इस दिन जीएसटी दिवस भी बनाया जाता है। और विश्व में पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था वो 1954 में लागू किया गया था फ्रांस के द्वारा और ये विश्व का पहला देश बना जीएसटी लागू करने वाला। अगला जो बात करें अपने भारत में पहला राज्य वो कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया था वो है असम। इसने ही जीएसटी बिल सर्वप्रथम भारत में पास करवाया था या मंजूरी दी थी। जीएसटी के बारे में और बात करें तो जीएसटी जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला तो होता है फी जीएसटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर दूसरा जो होता है एफजीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड टैक्स। और तीसरा नंबर जो होता है आईजीएसटी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब संयुक्त रूप से राज्य भी कर सकती है इसमें और केंद्र सरकार भी कर सकती है। कुछ ये था जीएसटी के बारे में। अब बात करते हैं कुछ ऑप्शन में। तो ये जो है केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग जी और निर्मला सीतारमन जी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। टीबी सोमनाथन जो हैं हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वर्तमान में। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीबी सोमनाथन है। और अजय भूषण जो हैं भूतपूर्व हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, हाल ही में किस राज्य के कुर्रा गुफाओं में स्पाइडर क्रिकेटर की एक नई प्रजाति जयंती की खोज की गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ए असम, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में स्पाइडर क्रिकेट की एक नई जाति जयंती की खोज की गई है। अगला जो बात करें यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए स्टैटिक के तौर पर कि कुर्रा की गुफाएं कहाँ हैं, तो वो है छत्तीसगढ़ में। अगला जो बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2000 को की गई थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका लोकेशन देखें अपने इंडिया के मैप पे तो इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार से है ये। और इधर देखें तो अपना जो छत्तीसगढ़ पड़ता है कुछ यहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के यहाँ पास देखें उत्तर में तो छत्तीसगढ़ यहाँ पास नहीं आ रहा है तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ का यहाँ लिख देते हैं तो मान लीजिए यहाँ छत्तीसगढ़ पड़ता है तो इसके जो नॉर्थ में पड़ता है वो यूपी पड़ता है। इसके जो वेस्ट में पड़ता है वो महाराष्ट्र पड़ता है। इसके जो साउथ में पड़ता है वो पड़ता है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ के जो पूर्व में पड़ता है वो पड़ता है उड़ीसा एंड झारखंड। और यहाँ पर आप देखें उत्तर और पश्चिम में पड़ता है एमपी पड़ता है। तो ये था छत्तीसगढ़ का लोकेशन किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला जो बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में ही तो इसकी स्थापना तो जैसा कि हमने जान लिया 1 नवंबर 2000 को की गई थी। इसका जो DLR नंबर होता है तो वो कितना है 281105 है। मतलब कहा जाए कि डी फॉर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 28 हैं। एल फॉर हो जाएगा लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में कितने हैं 11 और आर फॉर राज्यसभा सीटें कितने हैं 5। अगला जो बात करें यहाँ जो विधानमंडल है विधानमंडल वो है
एक फदनी, मतलब यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद गठन की मंजूरी दी है। तो विधान परिषद की जो सीटें हैं यहाँ विधानसभा की वो 90 हैं। अगला जो बात करें कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो कौन है, वो हैं भूपेश बघेल जी हैं। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो है बिलासपुर में प्रशांत जी न्यायमूर्ति यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हाल में अपॉइंट किए गए हैं। और अगला जो बात करें, यहाँ की जो कैपिटल वो है रायपुर, जिसे अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा जो शहर है वो भी कौन सा है, रायपुर में स्थित है। अगला रायपुर ही है। और अगला जो बात करें कि छत्तीसगढ़ में ही है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। और ये किस नदी पर है, इरावती नदी पर है। और एक बात करें कि इंद्रावती नेशनल पार्क, खंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, वो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो ये 3 नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, खंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगला जो बात करें कि यही है एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। और गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगला जो बात करें, एक फेमस गायिका थी, यहाँ का जो नृत्य है पंडवानी फेमस नृत्य है। और इसकी जो फेमस गायिका थी वो तीजन बाई थी। इसमें पांडवों की कहानी के बारे में बताया जाता है। और तीजन बाई को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी हैं? ए आफरीता, वी ओलेटी, बी हरिता कौर दयाल, सी शिवांगी सिंह या डी अवनी चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर जो बनी है वो आफरीता वी ओलेटी बनी है। हरिता कौर दयाल की बात करें तो वायुसेना की प्रथम महिला पायलट बनी हैं। वायुसेना की प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी हैं। अगला जो बात करें शिवांगी सिंह की, तो राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह बने हैं। और अगला जो बात करें भारतीय नौसेना की प्रथम भारतीय महिला जो पायलट बनी है वो भी शिवांगी सिंह है। और अगला जो बात करें अवनी चतुर्वेदी जी की, वो हैं लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला वो कौन बनी है, अवनी चतुर्वेदी। तो ये था कुछ मोस्ट फैक्ट। अगला जो है 7 नंबर का, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चे के 18 वर्ष आयु होने पर उसके लिए कितनी धनराशि सावधि जमा की जाएगी? ए 12 लाख, बी 10 लाख, सी 13 लाख या डी 15 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना किसके लिए, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना यह किसके लिए लागू की गई है दोस्तों? जिन बच्चों ने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है उनके लिए यह लागू की गई है। और इसमें क्या होगा कि जब बच्चा 18 साल तक का होगा तब उसके सावधि के रूप में 10 लाख रुपए जमा किया जाएगा। अगला जो बात करें इस योजना के तहत दोस्तों, इस योजना में क्या होगा कि गवर्नमेंट 11 वर्ष से नीचे, 10 वर्ष से नीचे या 11 से 18 वर्ष के बीच वाले बच्चे जिन्होंने अपने कोविड-19 के दौरान माता पिता को खो दिया है उनका पूरा जो पढ़ाई का खर्च और यह कि
गवर्नमेंट स्कूल में यदि बच्चा चाहे तो एडमिशन लेने के लिए कराया जाएगा, और यदि वह चाहे बच्चा चाहे यदि निजी स्कूल में एडमिशन कराया जाए तो निजी स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, और जो फीस है वो पीएम केयर फंड के तहत रिलीज किया जाएगा। अगला जो बात करें, इसमें एक और बात कही गई है कि यदि बच्चा 18 वर्ष के बाद ऋण लेना चाहता है तो ऋण तो मिल जाएगा पीएम केयर फंड्स की तरफ से, और जो ऋण की राशि होगी पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो ऋण की राशि होगी वो कौन चुकाएगा? पीएम केयर फंड चुकाएगा। तो ये था मोस्ट इनिशिएटिव है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता खो दिए हैं। इसमें बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो निःशुल्क करवाई जाएगी, पाठ्य पुस्तक निःशुल्क दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला जो बात करें पीएम केयर के बारे में, पीएम केयर के बारे में बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट केयर रिलीफ फंड, रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसका जो होता है फुल फॉर्म। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 28 मई 2020 को की गई थी। किसके लिए? कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके 3 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? एक है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एक है अमित शाह गृह मंत्री, और एक हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। तो होप आपको पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के बारे में समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, हाल ही में किस देश के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व का पहला सैटेलाइट रीफ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर पहला लगा हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व का पहला सैटेलाइट रीफ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये समुद्र में जो कोरल रीफ होते हैं वो पर्यावरण से काफ़ी क्षति पहुंच रही है, उनकी देखरेख के लिए सैटेलाइट्स के माध्यम से यह क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो विश्वविद्यालय है वो ये सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे समुद्री जो रीफ है, कोरल रीफ है, उनकी रक्षा किया जा सके और बचाव किया जा सके। अगला जो बात करें, जो ऑप्शन में कंट्री है ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ जो चलती है यूएसए डॉलर चलती है अमेरिका की, और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा राजधानी है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ चलती है। जापान की जो राजधानी वो टोक्यो है, ओलंपिक 2020 यहीं हो रहा है और यहाँ एन चलती है। रूस की जो राजधानी वो मॉस्को है और यहाँ रशियन रूबेल करेंसी चलती है। अगला जो बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माता पिता का वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, बी 31 मई, सी 28 मई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माता पिता की सराहना करने के लिए और उनको याद करने के लिए 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस बनाया जाता है। 1 जून को ही बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस बनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। 28 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।